एक ऑब्जेक्ट आएगा, एक बॉडी आएगी, वो दूसरी बॉडी से टकरा जाएगी और टकराने के बाद अलग नहीं होगी, उसी से चिपक जाएगी। मान लो आपको मास दे देता 10 kg, 20 kg, वेलोसिटी दे देता 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर। इस तरह से हम यूज कर सकते हैं इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए। 10 मीटर पर सेकेंड से आया, इसके अंदर पेनिट्रेट हो गया, इसके अंदर चला गया। स्क्रीनशॉट लो। बच्चों कैसे हो आप सब? तो हम पढ़ रहे थे हमारा क्लास 11 फिजिक्स का एक यूनिक चैप्टर सेंटर ऑफ मास, और जिसमें लास्ट वीडियो के अंदर हम कोलिजन की बात कर रहे थे। तो कोलिजन की बात हमने स्टार्ट किया था सेकेंड लास्ट वीडियो में। तब हमने पढ़ा था कि भाई कोलिजन क्या होते हैं, और इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन के अंदर, यानी कोई गाड़ी बिल्कुल सीधे सीधे आई और उसने सीधे सीधे टक्कर मारी, यानी एक लाइन के अंदर, एक एक्सिस के अंदर, उसको हमने बोला इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। फिर हमने लास्ट वीडियो में बात करी कि जो इलास्टिक कोलिजन है वो 2 डायमेंशन में कैसे होगा, यानी कोई गाड़ी आई, एक गाड़ी सामने खड़ी थी, कोई भी एक पार्टिकल होगा, दूसरा एक पार्टिकल होगा, ये पार्टिकल आता है, पीछे से उसको टक्कर मारता है। लेकिन इस बार ये दोनों गाड़ियां सीधी सीधी लाइन में नहीं जाएंगी, अब एक एक्स एक्सिस में चली गई, वाई एक्सिस में या जेड एक्सिस में चली गई, मतलब अलग अलग डायरेक्शन के अंदर चली गई। तो जब एक लाइन से हटेंगी तभी तो 2 एक्सिस में जाएंगी। तो हमने 2D के अंदर पढ़ा। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है कि इलास्टिक कोलिजन की प्रॉब्लम्स को 2 डायमेंशन में कैसे सोल्व करते हैं, तो आप जाकर के ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे इन इलास्टिक कोलिजन। एक परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है और इसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, कोई ज्यादा बड़ा कंसेप्ट नहीं है। देखो, इलास्टिक कोलिजन के अंदर जो हमारी शर्तें थी, कंडीशंस थी, वो क्या थी? नंबर 1 शर्त क्या थी? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कोई भी सिस्टम है और अगर वो आइसोलेटेड है, कोई भी सिस्टम है और वो सिस्टम कैसा है, अगर वो सिस्टम आइसोलेटेड है, मतलब उसके ऊपर नेट फोर्स है ना, वो क्या है? 0। अगर उस सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स 0 है तो इस बात का सीधा मतलब एक ही होता है कि मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम बराबर के, यानी मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम फाइनल के बराबर होगा। इलास्टिक कोलिजन की कंडीशन ये कहती थी कि भाई एक ऑब्जेक्ट आएगा, दूसरे पे टकराएगा, टकराने के बाद, टकराने के पहले और टकराने के टाइम, तीनों टाइम पे मोमेंटम कंजर्व रहता है। पढ़ चुके हैं हम, आप जानते होंगे, नहीं पढ़ा है तो एक बार जाकर के वीडियो देख लो। तो थ्रू आउट द कोलिजन के टोटल टाइम में मोमेंटम कंजर्व। दूसरी बात ये पढ़ी थी कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल के बराबर होती है, यानी 2 बॉडी जाती हैं, एक दूसरे से टकराती हैं, उनमें कुछ डिफॉर्मेशन हुआ होगा पर वापस वो ठीक हो जाती है, रिपेयर हो जाती है, बाद में अलग हो जाती है। ठीक, ये चीज हमने देखी थी। लेकिन जो इन इलास्टिक कोलिजन है वो ऐसा नहीं है। एक परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा? एक गाड़ी आई, दूसरी गाड़ी रेस्ट में है या चल रही है, जो भी हो रहा है, ये टकराई और टकराने के बाद जो इनका मोमेंटम है वो तो कंजर्व रहेगा। इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल, वो तो यहां भी रहेगा अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 हुआ। एक्सटर्नल फोर्स भाई 2 ऑब्जेक्ट का एक सिस्टम है, उसमें बाहर से कोई फोर्स वर्क नहीं कर रहा है। नेट फोर्स अगर 0 हो तो उसका मोमेंटम कंजर्व रहता ही है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। हम जानते तो हैं भाई, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है हमें कि फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यही तो होता है, अपॉन में टाइम। यही होता है। अगर यहाँ पे ये जो फोर्स है वो आपका नेट फोर्स हो, तो अगर ये नेट फोर्स 0 हो जाए तो देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा? 0। यानी मोमेंटम में चेंज कितना आया? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम 0। तो इसका मतलब फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम के बराबर रहा होगा। ये बात हमें कौन बता देता है? न्यूटन का सेकेंड लॉ यही तो बताता है हमें। तो बात ये है कि इन इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, पहली बात, लेकिन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर नहीं होगी। यह है कमाल की बात जो आपको अब क्वेश्चन करने में हेल्प करेगी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर नहीं होगी। ऐसा क्यों नहीं होगा सर? इसमें क्या होगा कि एक ऑब्जेक्ट आएगा, एक बॉडी आएगी, वो दूसरी बॉडी से टकरा जाएगी और टकराने के बाद अलग नहीं होगी, उसी से चिपक जाएगी, उसी बॉडी के साथ स्टिक हो जाएगी, स्टिक टुगेदर, और साथ साथ दोनों बॉडी जाएंगी। देखो ये बॉडी जा रही है, दूसरी बॉडी आ रही है, दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से टकराने के बाद चिपक गए हैं, अलग होते ही नहीं है, स्टिक टुगेदर, और फिर साथ साथ मूवमेंट करते हैं। ये होता है एक परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन के अंदर। तो जो पहले काइनेटिक एनर्जी थी वो बाद वाली काइनेटिक एनर्जी के बिल्कुल इक्वल हो ही नहीं सकती, क्योंकि थोड़ा सा डिफॉर्मेशन हो गया है।
जब ये गाड़ियां दोनों टकराई, जब ये ट्रक टकराए या दोनों ऑब्जेक्ट टकराए, इनके बीच कोलिजन हुआ ना, तो उनके बीच उनकी शेप में थोड़ा सा डिफॉर्मेशन हुआ, और उस डिफॉर्मेशन में कुछ काइनेटिक एनर्जी, साउंड आई होगी भाई, बाहर कुछ छोटे मोटे पार्टिकल्स टूट के निकले होंगे, उनकी भी कोई काइनेटिक एनर्जी रही होगी, तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो गया। तो पहली बात तो यही होगी कि इनइलास्टिक कोलिजन, एक परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन में कोई एक ऑब्जेक्ट आता है, वो दूसरे ऑब्जेक्ट से टकराता है, दूसरा भी हो सकता है ऐसा, दूसरा भी चल रहा हो, पीछे वाला तेज स्पीड से आएगा, आगे वाला धीरे धीरे चल रहा हो, या आगे वाला रेस्ट पे हो, पीछे वाला आकर के सीधा स्टिक कर दे, कैसे भी टक्कर होगी, कोलिजन होगा। लेकिन कोलिजन के बाद अगर दोनों बॉडी एक दूसरे से स्टिक हो जाएं, चिपक जाएं, एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं, दोनों मास M1 और M2 दोनों जुड़ के और साथ साथ मूव करने लगे, तो इसको आप इनइलास्टिक कोलिजन कहेंगे। दूसरी बात, मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। मोमेंटम कंजर्व क्यों रहेगा सर? मोमेंटम फाइनल मोमेंटम इनिशियल के बराबर रहेगा, क्योंकि नेट फोर्स 0 है। भाई जो भी टक्कर हुई, एक ने फोर्स लगाया दूसरी पे, दूसरी ने पहली पे, वो सब कुछ उन दो बॉडीज के बीच ही हुआ, बाहर से कोई फोर्स लगाने आया ही नहीं, तो फिर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। और तीसरी बात, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल के बराबर नहीं होगी। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल के बराबर नहीं होगी। तो अब इन बात को समझ लेते हैं। देखो, जैसे ये एक गाड़ी है, इसको नेम दे दिया हमने कार बी। तो एक है कार ए और दूसरी है कार बी। मान लेते हैं कार ए की जो स्पीड है वो कम है, कार ए की स्पीड इसको मान लेते हैं u1, तो इसको u2 मान लेते हैं। कार ए की स्पीड, कार बी की स्पीड है u2 और कार ए जिस स्पीड से चल रही है वो चल रही है u1 से। तो हमें ऐसा एज्यूम करना पड़ेगा कि दूसरे वाले की स्पीड कम है, तभी तो जाके टकराएगी इसको। तो इसका मतलब u2 है वो कम है एज कंपेयर टू u1 के, u2 इज लेस फ्रॉम द u1। ये सिचुएशन है। तो ये जाती है और गाड़ी टकरा जाती है उससे, तो दोनों के बीच थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन तो होगा ही। तो ये एक ऑब्जेक्ट आया, ये हमारी मान लेते हैं कार ए है और ये है हमारी कार बी। तो दोनों की शेप के अंदर थोड़ा थोड़ा क्या हो गया, डिफॉर्मेशन हो गया। अब दोनों गाड़ियां यार जबरदस्त तरीके से टकराई हैं, तो थोड़ा थोड़ा इनकी शेप में चेंजमेंट तो आएगा। लेकिन टकराने के बाद ये दोनों एक दूसरे से स्टिक हो गई हैं, बिल्कुल अच्छे से चिपक गई हैं, और इसके बाद दोनों मूव करती हैं साथ साथ, दोनों साथ साथ मूव करती हैं। इन दोनों के बीच क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? इनके बीच एक्सटर्नल फोर्स है 0। इन दोनों के बीच जो एफ नेट है वो क्या है? 0 है। एफ नेट 0 होने का सीधा मतलब होता है कि मोमेंटम है वो कंजर्व है। मोमेंटम है वो कंजर्व, अभी बताया ना यार न्यूटन सेकंड लॉ से, अगर एफ नेट 0 हो गया तो इनटू टाइम 0 और मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम 0 हो गया। चेंज इन मोमेंटम 0 होते ही, ठीक है, अच्छा फोर्स तो लग रहा होगा यहाँ पे, ये वाली कार इस दूसरी कार पे नॉर्मल फोर्स लगा रही होगी, बी वाली कार भी ए वाली कार पे नॉर्मल फोर्स लगा रही होगी, पर दोनों इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से, पर बाहर से कुछ नहीं आया, बाहर से कोई फोर्स इन पे नहीं लग रहा, तो नेट फोर्स 0 है। तो इनका चेंज इन मोमेंटम क्या है? 0 है। इनके मोमेंटम में किसी भी तरह का कोई भी चेंजमेंट नहीं हो पाया है। ये बात क्लियर होगी, इनके अंदर किसी भी तरह का, इनके मोमेंटम में कोई भी चेंजमेंट नहीं हो पाया है। अब एक्सटर्नल फोर्स है वो 0 है, ये बात हमें समझ आ गई। हाँ, काइनेटिक एनर्जी, पहले जो काइनेटिक एनर्जी थी, ठीक है, पहली बात तो क्या हो गया, ये पहली बात हो गई हमारी, जो चेंज इन मोमेंटम है वो 0 है। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि मोमेंटम इनिशियल इक्वल है मोमेंटम फाइनल के, मोमेंटम इनिशियल है वो मोमेंटम फाइनल के इक्वल है। दूसरी बात ये है कि जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी कौन सी? इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, वो काइनेटिक एनर्जी फाइनल के बराबर होगी क्या? नहीं होगी। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल के बराबर नहीं होगी, नॉट इक्वल्स, ये इक्वल नहीं हो सकती है। हमेशा जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल होगी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वो हमेशा ज़्यादा होगी फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी फाइनल, क्योंकि जब टक्कर होगी ना तो कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, इनके डिफॉर्मेशन में कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हमेशा ज़्यादा होगी काइनेटिक एनर्जी फाइनल के। वही सारी बातें मैंने आपको बताई थी। और ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगा,
ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो जाएगा। एक कार ए आती है, कार बी से टकराती है, टकराने के बाद डिफॉर्मेशन होता है, मोमेंटम रहेगा कंजर्व और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ज्यादा होगी हमेशा काइनेटिक एनर्जी फाइनल से, यानी कि शेप में जो डिफॉर्मेशन होगा उसकी वजह से थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी वेस्ट हो चुकी होगी। स्क्रीनशॉट ले लो। फॉर्मूला क्या बनेगा, क्वेश्चंस कैसे करेंगे सर, एटलीस्ट लास्ट में हमें करने तो क्वेश्चन ही है ना। तो ये आपका कोई भी मास है ए मास, और कोई भी आपका ये दूसरा मास है बी मास, कोई भी आपका मास ए है और कोई भी है आपका मास बी। मास ए का मास मान लेते हैं एम स्मॉल एम और मास बी का मास मान लेते हैं कैपिटल एम। मास ए का मास मान लेते हैं, यानी ए ऑब्जेक्ट का मास मान लेते हैं स्मॉल एम और बी ऑब्जेक्ट का मास मान लिया जाता है कैपिटल एम। थोड़ी देर के बाद दोनों टकरा जाते हैं, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी। ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं। अब ये जो ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी दोनों जो टकराए हैं, इनका मिलाकर के मास हो गया है स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। इन दोनों का मिलाकर के मास हो गया है स्मॉल एम एंड कैपिटल एम। दोनों चिपक जाएंगे ना कोलिजन के बाद। आफ्टर कोलिजन क्या होगा, दोनों चिपक जाते हैं, दोनों स्टिक हो जाते हैं और साथ साथ मूव करने लगते हैं इनइलास्टिक कोलिजन में, है ना, ऐसा ही होता है। तो मास ए अगर हम मान लें, जो ए मास है वो मूव कर रहा है अगर मान लो u1 वेलोसिटी से और ये मूव कर रहा है u2 वेलोसिटी से, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी, मान लो इसको v मान लेते हैं, इसकी जो वेलोसिटी होगी दोनों की एक ही होगी। अब दोनों साथ साथ है तो दोनों एक ही वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे। तो ये वेलोसिटी आपको निकालनी हो तो आप क्या करेंगे, तो इस वेलोसिटी के लिए हम टर्म्स को बनाते हैं। सबसे पहली बात हमें पता है कि मोमेंटम इनिशियल इक्वल्स टू मोमेंटम फाइनल। मोमेंटम इनिशियल इक्वल्स टू मोमेंटम फाइनल, ये तो होता ही है ना, ये चीज़ तो होना ही पड़ेगा, ठीक, क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है। हाँ, तो इसके लिए इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम की बात करेंगे तो मास इनटू वेलोसिटी, तो इसका मास स्मॉल एम, इसकी वेलोसिटी u1 प्लस इसका मास कैपिटल एम, इसकी वेलोसिटी u2 इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। तो इन दोनों का मास स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम और इनकी वेलोसिटी v, इनकी वेलोसिटी क्या होगी v। ये कंबाइंड वेलोसिटी है ना, ये जो वेलोसिटी है वो कैसी है, कंबाइंड, ठीक है। ये मास क्या हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं, ये इन दोनों की कंबाइंड वेलोसिटी है, दोनों मास एक दूसरे के साथ जुड़ चुके हैं, तो ये v कंबाइंड। तो यही आपको निकालना है मान लो क्वेश्चन में कि भाई v कंबाइंड कितनी होगी। तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस सीधा सा v कंबाइंड इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, v कंबाइंड इक्वल्स टू, देखो ये मास इसके नीचे आ जाएगा, तो यहां हम कर देंगे स्मॉल m और u1 प्लस कैपिटल M और u2 और अपॉन स्मॉल m u1 प्लस कैपिटल M u2, ये है और इसके अपॉन में ये आ जाएगा। तो स्मॉल m प्लस कैपिटल M, स्मॉल m प्लस कैपिटल M, ये आ चुका होगा, ये मास है वो आ चुका होगा। क्लियर, मतलब ये है आपकी कंबाइंड वेलोसिटी आ जाएगी। तो अगर आपको ये रियल वैल्यूज दी हुई होती, मान लो आपको मास दे देता 10 kg 20 kg, वेलोसिटी दे देता 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर, इसकी 10 लो, इसकी 5 लो, कम लो आगे वाले की, तभी तो टक्कर मारेगा जा करके। उसके बाद में पूछता कि भाई कंबाइंड वेलोसिटी बताओ, तो तुम ये फॉर्मूला लगा देते, वेलोसिटी कंबाइंड, तो इसका मास और इसकी वेलोसिटी, इसका मास और इसकी वेलोसिटी अपॉन में ये दोनों का मास, और ये आ जाती वेलोसिटी कंबाइंड। आसान है। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट यहां बात है कि जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, यानी कि ई, जो ई है ना, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसकी वैल्यू, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू हमेशा होती है 0, हमेशा होती है 0। किसके लिए, ये जो आपका इनइलास्टिक कोलिजन है इसके लिए हमेशा ए की वैल्यू 0 होगी। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जब जो कॉन्स्टिट्यूशन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, ये अगर इलास्टिक कोलिजन हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तब इसकी वैल्यू 1 होती है। क्यों होता है ऐसा, भाई इसका फॉर्मूला है ना, ई का फॉर्मूला क्या होता है, ई का फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन मतलब क्या, अलग अलग, तो अगर दो ऑब्जेक्ट हैं उनकी अलग अलग वेलोसिटी होती है। अगर ये इलास्टिक कोलिजन होता तो दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग रहे होते, तो दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस
पहले ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी अपोन में क्या हो जाता है u1 माइनस u2, यानी पहले ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी माइनस दूसरे ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी। यही तो फॉर्मूला होता है, यानी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। यही होता है ना भाई, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अपॉन में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। इसको आप ये भी कह सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन एंड रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन एंड रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। ये है हमारा फॉर्मूला किसका, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का। तो अब यहां मैं ये क्यों कह रहा हूं कि इसकी वैल्यू 0 होगी, इस बात का ध्यान से समझना आप। क्या v2 और v1, क्या ये रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन निकाल पाना पॉसिबल है? आप खुद ही सोचिए। दोनों मास, इस मास की वेलोसिटी में क्या बात कर रहा हूं, दूसरे मास की वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस पहले मास की फाइनल वेलोसिटी। अगर ये दोनों मास अलग अलग होते, अगर इलास्टिक कोलिजन हुआ होता तो दूसरे की वेलोसिटी से मैं तो पहले की वेलोसिटी निकाल देते, पर अब तो ऐसा भाई कर ही नहीं सकते हम। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये दोनों मास अब जुड़ चुके हैं। ये दोनों मास तो अब एक साथ साथ जा रहे हैं ना, दोनों मास तो एक साथ साथ जा रहे हैं। जब ये दोनों मास एक साथ साथ जा रहे हैं तो इनकी वेलोसिटी में डिफरेंस कैसा? जो इसकी वेलोसिटी है वही तो इसकी वेलोसिटी है, तो इसका मतलब 0। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 0, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अगर 0 आ गया तो नीचे कोई भी वैल्यू हो क्या फर्क पड़ता है भाई। इन दोनों की वेलोसिटी में रिलेटिव वेलोसिटी कुछ भी निकल के आए, इसकी माइनस इसकी जो करोगे u1 माइनस u2 जो करोगे कुछ भी निकल के आए, क्या फर्क पड़ता है जब इन दोनों का जो डिफरेंस है वही 0 आ गया है। तो 0 अपॉन में, तो इसलिए मैंने कहा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 0। ये होता है आपका वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन यानी अलग होने के बाद, और अपॉन में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जब ये दोनों मिलते हैं, जिस वेलोसिटी से मिलते हैं अप्रोच बिफोर कोलिजन। अब ऊपर आ जाएगा आफ्टर कोलिजन की वेलोसिटी, अपॉन नीचे आ जाएगा बिफोर कोलिजन की वेलोसिटी का अंतर, डिफरेंस, रिलेटिव वेलोसिटी। बता चुका हूं यार ये सब। तो ये बातें हैं जो मैंने आपको बताई। अब एक क्वेश्चन करेंगे, स्क्रीनशॉट लो। देखो क्या कहता है क्वेश्चन। आपको कोई भी एक मास दिया जाता है, आपको एक मास दिया जाता है जिसका मास है 50 kg। आपको एक मास दे दिया है जो कितना है 50 kg। एक 500 ग्राम की बुलेट है, इतनी भारी होती नहीं है, चलो 100 ग्राम की बुलेट है। यहां से एक बुलेट है जो कितने ग्राम की है, 100 ग्राम की है। ये जो बुलेट है इसका मास कितना है 100 ग्राम्स। इसका मास कितना है 100 ग्राम्स। जो मास है, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, ये कोई आपका वुडन ब्लॉक है मान लो, है ना। अब ये बुलेट जाती है, यहां से ये बुलेट जाती है, ये आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। ये जो वुडन ब्लॉक है ना, लकड़ी का टुकड़ा है, ये आपका रेस्ट में है। यहां से चलते चलते ये बुलेट जाती है, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं कुछ भी। मान लो इसकी जो वेलोसिटी है u1, ये आपको दे दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये जाता है, ये बुलेट जाती है और इसमें धंस जाती है, तो इनके बीच होता है कोलिजन। और अगर ये परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन हुआ तो ये दोनों साथ साथ मूव करेंगे। धंसने के बाद ऑब्जेक्ट भी साथ में मूव करेगा, लकड़ी का जो बक्सा है आपका ये भी साथ में मूव करेगा। तो ये है हमारा ब्लॉक और इसके अंदर जाकर के धंस गई है बुलेट, और ये दोनों साथ साथ अब मूव कर रहे हैं, किसी भी वेलोसिटी से कर रहे होंगे। ये इनकी वेलोसिटी होगी कंबाइन, ये इनकी कंबाइंड वेलोसिटी होगी। और आपको यही कहता है कि आप ये कंबाइंड वेलोसिटी को फाइंड आउट करके बताओ कि ये जो आफ्टर कोलिजन, जब ये कोलिजन हो गया तब इनकी वेलोसिटी कितनी थी। बड़ा ही आसान है सर, इसकी वेलोसिटी तो 0 है, हमें पता ही है रेस्ट में है। तो मोमेंटम यूज करेंगे, मोमेंटम इनिशियल इक्वल्स टू मोमेंटम फाइनल का। मोमेंटम इनिशियल कितना है, मास इनटू वेलोसिटी। मास कितना है 100 ग्राम, तो ग्राम को कन्वर्ट कर दोगे तो 0.1 kg, केजी में बदल दो ना यार, ऐसा यूनिट में बदल लो। वेलोसिटी कितनी, मास इनटू वेलोसिटी। इनिशियल मोमेंटम इसका प्लस इनिशियल मोमेंटम इसका, तो 0। इसका मास तो 50 kg है लेकिन है तो रेस्ट में, तो वेलोसिटी 0, तो मोमेंटम भी 0। इक्वल्स टू, ये तो इनिशियल मोमेंटम हो गया दोनों का, बराबर फाइनल मोमेंटम। तो इसकी ये किस वेलोसिटी से जा रहा है, इनका मास कितना हो गया भाई 10 + 50 यानी टोटल 60 यार 50 kg और 10 कहाँ जोड़ रहा हूँ मैं, 100 ग्राम यानी 0.1 kg। तो ये हो गया इनका मास 50.1 kg।
भाई दोनों मास, छोटा वाला मास प्लस बड़ा वाला मास दोनों ऐड हो चुके हैं ना, तो यहां क्या आ जाएगा 50.1 और इनटू में वेलोसिटी कंबाइंड। और अब वेलोसिटी कंबाइंड निकालना हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। ये देखो, ये हमने लिख किया वेलोसिटी कंबाइंड, सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और इक्वल्स टू, इसको उठा के इधर ले आओ, मतलब इसको उठा के इसके नीचे ले आओ, तो कितना हो जाएगा देखो 0.1 और इनटू में 10 और अपॉन में आ जाएगा 50.1। हम चाहें तो पॉइंट से पॉइंट को हटा सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद ये 10 एक जीरो से एक जीरो नहीं, ये जीरो तो कैंसिल आउट नहीं होगा, जो भी इससे आंसर आएगा मीटर पर सेकेंड, यही होगा आपका आंसर। सोल्व इसको आप करके कमेंट में बता सकते हैं क्या आंसर आया आपका, ठीक है। इस तरह से हम यूज कर सकते हैं इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए, यानी वेलोसिटी कंबाइंड कैसे निकालेंगे। आगे और क्वेश्चन देता हूं, देखो एक अच्छा सा पेंडुलम का क्वेश्चन देता हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और एक परफेक्ट अच्छा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है, देखो क्या है, ब्लास्टिक पेंडुलम। काफी बार ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका एक मास m मास का पेंडुलम, जिसका मास है कैपिटल M, जिसका मास है कैपिटल M। हमने यहां से कोई भी एक ऑब्जेक्ट को इसके पीछे फेंका, कोई भी एक ऑब्जेक्ट को इसके पीछे फेंक, पत्थर उठा के मार दिया, ये एक पत्थर है और ये मारा, ये पत्थर है, इसका मास है वो मान लिया स्मॉल m है, एक पत्थर है इसको मारा स्मॉल m और माना 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से इसको मारा, मतलब ये पत्थर था और जाकर के उससे टकराएगा। टकराते ही ये पत्थर क्या हुआ, इसके जो ये ब्लॉक था ना हमारा, ये लकड़ी का ब्लॉक है, इसके अंदर घुस गया। पत्थर आगे से बड़ा नुकीला था, बुलेट मान लो, बुलेट जैसा पत्थर था, और ये जाकर के इसके अंदर पेनिट्रेट हो गया। ये हमारा पत्थर था वो जाकर के इसमें पेनिट्रेट हो चुका है। तो यानी इस जगह पे जैसे इसको मारा, अब दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं, दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं, तो यानी इसकी एक और पोजीशन है, ये जो हमारा मास है अब वो आगे की तरफ आ चुका है, ठीक है ना, मास है वो आगे की तरफ आ चुका है, ये हमारा मास है, और इसका मास क्या है स्मॉल m प्लस कैपिटल M, स्मॉल m प्लस कैपिटल M, ये इसका मास है। यहां से पत्थर आया था, इसमें पत्थर भी है साथ में, है ना, वो पत्थर इसी के अंदर है, दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं, इन इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं। तो ये पत्थर आया 10 मीटर पर सेकेंड से, ये मान लेते हैं रेस्ट में था, ये हमारा पेंडुलम किस में था, रेस्ट में था, ब्लास्टिक पेंडुलम, है ना, ये कंसेप्ट बड़ा शानदार है। तो यहां से आपने इसको फेंका, पत्थर को 10 मीटर पर सेकेंड से आया, इसके अंदर पेनिट्रेट हो गया, इसके अंदर चला गया। अब इसके बाद ये एक सेम वेलोसिटी से, कंबाइंड वेलोसिटी से मूव करने लगे, कंबाइंड वेलोसिटी से ऊपर की तरफ गया, ये कंबाइंड वेलोसिटी से ऊपर की तरफ गया, वो वेलोसिटी मान लेते हैं कितनी थी, 5 मीटर पर सेकेंड, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, वो वेलोसिटी कितनी थी, 5 मीटर पर सेकेंड। इसका मास मान लेते हैं 10 kg, और इस बुलेट का मास मान लेते हैं चलो 5 kg, मतलब इस पत्थर का मास मान लेते हैं 5 kg, इस पत्थर का मास है 5 kg। अब हमें ये बोलता है पत्थर का मास कितना है, 5 kg, ये 10 kg, अब ये कितनी हाइट तक जाएगा ये फाइंड आउट करना है। ये जिस हाइट तक गया वो हाइट है वो क्या थी, ये जिस हाइट तक गया वो हाइट है वो क्या थी, ये आपसे पूछा गया है कि आप ये बता दो कि ये कितनी हाइट तक जाएगा। चाहो तो आप इसको पॉज करके एक बार ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज देखिए हम आंसर शुरू करते हैं, ठीक है। अगर आपने इसको सोल्व कर लिया है, पॉज अगर किया था आपने वीडियो को, बहुत अच्छी बात है, आप उन बच्चों में से हैं जो सीरियस होकर पढ़ाई करते हैं। देखिए कांग्रेट्स अगर ऐसा है तो सच में। तो ब्लास्टिक मोमेंटम के लिए भाई देखिए 2 सिचुएशन इसमें होती है। जो ये पत्थर यहाँ से गया, जो ये पत्थर यहाँ से गया, उसने जाकर के उसको टकराया, वहाँ पे पेनिट्रेट हुआ, तो मोमेंटम का कंसेप्ट लगाओ। इस जगह पे मोमेंटम इस जगह वाले मोमेंटम के बराबर होगा इनिशियल मोमेंटम। पहले ये एक इंसिडेंट है, वो दूसरी इंसिडेंट है। इस इंसिडेंट को हम 2 टुकड़ों में बांट लेते हैं। यहां से जब वो पत्थर जाकर के यहां टकराया तो क्या हुआ, इनिशियल मोमेंटम सेम 30 मिनट्स प्रॉब्लम। देखिए आंसर क्या है, तो पोज करके ट्राई आपने किया होगा तो अच्छी बात है। देखिए ये मास है वो गया, 2 टुकड़ों में बांट लो इस सिचुएशन को, ये एक सिचुएशन, ये दूसरी सिचुएशन।
यहाँ का इनिशियल मोमेंटम यहाँ वाले फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। यहाँ मोमेंटम कितना है, अगर यहाँ इस जगह पे इनका इनिशियल मोमेंटम देखा जाए तो मास इंटू वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से जा रहा है, हमने बोला इसका मास कितना है 5 kg, चलो यहाँ पे रख देते हैं मास इंटू में वेलोसिटी इक्वल्स टू, मान लो u1 वेलोसिटी से जा रहा है, u1 वेलोसिटी से इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी। तो टोटल मास कितना हो गया यहाँ, कैपिटल M प्लस स्मॉल m और इंटू में वेलोसिटी कंबाइंड, जो वेलोसिटी कंबाइंड है वो ऐसा ही हुआ होगा। यहाँ पे सर आपने वो बड़े वाले मास का मोमेंटम क्यों नहीं लिखा, अरे भाई रेस्ट पे है ना, तो 0 मास इंटू वेलोसिटी 0। ठीक है, सोल्व करते हैं। मास है वो कितना दिया है, देखो ये 5 kg, वेलोसिटी दे दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू, दोनों का मास मिला दो तो भाई 5 किलो ये 10 किलो ये, टोटल कितना हो गया 15 kg, और इंटू में वेलोसिटी कंबाइंड जो कि आपको दी हुई है 5 मीटर पर सेकेंड। इसको अगर सोल्व किया जाए तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया। कर सकते हैं क्या ऐसा, ये इसी के अपोन में तो आएगा, ठीक बात है, कर सकते हैं। ठीक, तो हमें निकालना क्या था, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से तो वेलोसिटी कंबाइंड आती, पर वेलोसिटी कंबाइंड तो हमें क्वेश्चन में दे दी गई है, इस क्वेश्चन में वेलोसिटी कंबाइंड अवेलेबल नहीं है ऐसा मान के चलिए, और वेलोसिटी कंबाइंड हमें निकालनी है जिस वेलोसिटी से ये गए हैं। तो मैं यहाँ पे क्या रखता, वेलोसिटी कंबाइंड, और अभी मैं ये काट भी नहीं सकता था, तो मेरे पास वेलोसिटी कंबाइंड इक्वल्स टू क्या आ जाता है, ये अपोन में 15 आता, तो ये आ जाता आपका 50 अपोन में 15, तो 50 अपोन में 15 करते तो ये हो जाता 3 और ये हो जाता 10, सो 3 अपोन 10, ये वेलोसिटी आ गई 3 अपोन 10 मीटर पर सेकेंड। यानी दोनों इस वेलोसिटी से जा रहे हैं, वेलोसिटी कंबाइंड की वैल्यू कितनी आ गई 10/3 मीटर पर सेकेंड। अब ये हाइट कैसे निकालें सर, हाइट निकालने के लिए काइनेटिक एनर्जी को क्या कर दो, देखो यहां जब ये मूवमेंट कर रहा है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, जब ये ऊपर एच हाइट पे गया होगा तो जितनी काइनेटिक एनर्जी है इस हाइट पे जाने के बाद किस में बदल गई होगी, पोटेंशियल एनर्जी में। एनर्जी कन्वर्जन, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू पोटेंशियल एनर्जी। अब भाई पोटेंशियल अब वापस आएगा ये, अब पोटेंशियल है, तो जितनी हाइट पे गया अब वो सारी काइनेटिक किस में बदल गई है, पोटेंशियल में। तो काइनेटिक, यहाँ की काइनेटिक इक्वल कर दो यहाँ की पोटेंशियल के, तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा बड़े ही आसानी से। नहीं मिला तो अरे करो तो सही, देखो तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है, यहां पे इस पोजीशन पे देखा जाए काइनेटिक एनर्जी, देखो हाफ एम वी स्क्वायर, ये तो होगी काइनेटिक एनर्जी, और वेलोसिटी कंबाइंड वाली बराबर, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एम जी एच, सर एम जी एच, जी तो दिया ही नहीं है, मान लो ये हो गया जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको उठा के रख देंगे क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे फटाफट इसका आंसर। हाफ, मास कितना हो गया सर, दोनों को मिला करके मास हो गया 15, वेलोसिटी कंबाइंड ये है सर 10, स्क्वायर करना है इसका, 10 का स्क्वायर 100, 3 का स्क्वायर 9, तो इंटू में 100 अपोन में 9 इक्वल्स टू मास कितना है सर, मास कितना है, यहाँ पे मास तो वही है 15, जी कितना है सर 10, और इंटू में हाइट है वो कितनी है h। आप यहाँ से हाइट को निकाल सकते हैं, इन दोनों को यहाँ ले जाना, 15 से 15 कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है, और कुछ ये 10 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ तो कुछ नहीं बचा है, h इसको सोल्व कर लो, जो बचेगा h ही होगा, 2 से 5 भी हो जाएगा, तो 5 अपोन 9। हाइट कितनी बच गई है, हाइट की वैल्यू आई है 5 अपोन 9 मीटर। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना सर, यही है हमारा आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस आप सोल्व कर सकते हो इन इलास्टिक कोलिजन के लिए, स्क्रीनशॉट लो। तो ये था हमारा आज का सिंपल वीडियो, जिसके अंदर हमने समझा इन इलास्टिक कोलिजन क्या है, मोमेंटम कंजर्व रहने वाला है, वेलोसिटी कभी मतलब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमेशा फाइनल से ज़्यादा होगी अगर एक परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है। ई की वैल्यू यानी कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 0 होगी,
क्योंकि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 है भाई, दोनों मास साथ साथ भाई चिपक के चल रहे हैं समझ गए ना। तो ठीक है, और यही आपका वीडियो था। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।